उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका की दिलचस्प कहानी है। हिंदुस्तान की सरजमीन जहां बैरूनी हमलावरों की मौजूदगी से बेचैन हो रही थी, वहीं एक नई ज़बान के अंकुर फूट रहे थे। अरबी, फारसी, तुर्किस्तानी, संस्कृत के अल्फाज से मिलकर एक नई ज़बान बन रही थी, उर्दू। यही वजह है कि उर्दू को किसी एक कौम या तबके से वाबस्ता नहीं किया जा सकता और इसी खुसूसियत की बिना पर उर्दू को हर खास और आम की ज़बान कहा जा सकता है। भारत के हिंदुओं, कायस्तों, सिखों और जैनियों ने भी उर्दू को परवान चढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उर्दू को अपने खूने दिल से सींचने वालों में जिस गैर मुस्लिम शायर का नाम सरे फहरिस्त है, वो है चंद्रभान ब्राह्मण। उर्दू, फारसी, अरबी और संस्कृत के जबरदस्त आलिम और उर्दू के साहिबे दीवान शायर। कहाँ मिलेगी ऐसी ज़बान जिसने मजहब, कौम और फिरके के फर्क को मिटाकर उर्दू की शक्ल में एक ऐसा पैराहन दिया जिसे सही मानों में सेकुलर कहा जा सकता है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। फिराक गोरखपुरी की गजलें गहरे और सच्चे इश्क के एहसास से सराबोर हैं। अब दौरे आसमां है, ना दौरे हयात है। अब दौरे आसमां है, ना दौरे हयात है। ए दर्द हिज्र तू ही बता, ए दर्द हिज्र तू ही बता, कितनी रात है। अब दौरे आसमां है, ना दौरे हयात है। उनकी शायरी में जहां एक तरफ मजहब और तहजीब का हसीन मिलन देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ जिंदगी का भरपूर तजुर्बा उनकी शायरी को एक अनोखे सांचे में ढालता नजर आता है। कुछ इशारे थे जिन्हें दुनिया समझ बैठे थे हम। कुछ इशारे थे जिन्हें दुनिया समझ बैठे थे हम। उस निगाहे आशना को क्या समझ बैठे थे हम। कुछ इशारे थे जिन्हें दुनिया समझ बैठे थे हम। फिराक साहब की शायरी और उनकी शख्सियत का एक अहम तरीन पहलू हिंदुस्तान के लिए उनकी अटूट वतन परस्ती थी। चाहे वो लखनऊ की जेल में सजाए हुए अदबी मुशायरे हों या फिर उनकी अकेली तन्हा रात। ज़ुल्मत से नूर से ये अलग कायनात है। ज़ुल्मत से नूर से ये अलग कायनात है। हैरत सराय इश्क में दिन है न रात है। हैरत सराय इश्क में दिन है न रात है। अब दौरे आसमां है, न दौरे हयात है। नाजरीन आदाब तस्लीम। नाजरीन, आज हम एक ऐसे बाकमाल शायर के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे
जो बड़ी रंगारंग और मुतजाद शख्सियत के मालिक थे। जहां एक तरफ उनका दिल वतन परस्ती के जज्बे से मामूर था, वहीं वो मगरिबी अदब और कल्चर को भी बेहद पसंद किया करते थे और काफी अरसे तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी अदब के उस्ताद भी रहे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की रहनुमाई में जेल गए, लेकिन शायराना तबीयत ने सलाखों के पीछे भी अदबी महफिलें सजाईं। और क्या खूब कहा, अहले जिंदां की ये महफिल है, सबूत इसका फिराक कि बिखर कर भी ये शिराजा परेशान ना हुआ। जी हां नाज़रीन, ऐसे थे हमारे आपके शायर फिराक गोरखपुरी, जिनकी नजर भारत की तारीख, तहजीब, रिवायात और रसूम पर गहरी थी। इसीलिए उनकी शायरी में हिंदुस्तानी रंग साफ तौर पर दिखाई देता है। उनकी नज़में दिवाली के दीप जले, जुगनू, धरती संगीत, धरती की करवट वगैरह वगैरह इसकी जीती जागती मिसाल है। फिराक की शायरी में वसूअत और गहराई है। उनके यहां कई कीमती खजाने हैं। जिंदगी का तजुर्बा, मजहब और तहजीब का हसीन इम्तिजाज, रात की वीरानी और तन्हाई का दर्द, जो अशार बनकर उर्दू अदब की कीमती विरासत बन गए। फिराक साहब की जिंदगी का आखिरी पड़ाव तकलीफ देह था। बीमारी, तन्हाई, यास, महरूमी, जिसने उनकी रूह को बोझल कर दिया था। उम्र के इस हिस्से में कहे गए अशार में हमें शायर के दर्द की टीस सुनाई देती है। रफ्ता रफ्ता गैर अपनी ही नजर में हो गए। रफ्ता रफ्ता गैर अपनी ही नजर में हो गए। वहरी गफलत तुझे अपना समझ बैठे थे हम। वहरी गफलत तुझे अपना समझ बैठे थे हम। उस निगाहे आशना को क्या समझ बैठे थे हम। कुछ इशारे थे जिन्हें दुनिया समझ बैठे थे हम। नाज़रीन आदाब, आज हम फ़िराक की शेरी अज़मतों को सलाम करने के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं। फ़िराक साहब ने यकीनन अपने अहद क्या पूरी 20वीं सदी को बेइंतहा मुतासिर किया, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम असलो, जब तुम उनको बतलाओगे तुमने फ़िराक को देखा है। आने वाली नस्लें हमारे ऊपर फ़ख्र करेंगी या नहीं, लेकिन फ़िराक की शायरी यकीनन ऐसी है जो बहुत दूर तक जाएगी। आज उसी सिलसिले में हम गुफ्तगू करने यहाँ आए हैं। हमारे साथ नसीम अंसारी साहब भोपाल से तशरीफ़ लाए हैं, मैं ज़िया फ़ारूक़ी। इस सिलसिले में गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए नसीम अंसारी साहब से एक सवाल मेरा है कि फ़िराक साहब के शेरी सरोकार ने 20वीं सदी के अंदर अदबी मंजरनामे को बहुत मुतासिर किया। आप इस सिलसिले में क्या फरमाते हैं? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करूंगा मीर से। जी, गालिब ने तो कहा ही है कि सुनते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था, या कौन वो आप बेबहरा है जो मोतक़िद मीर नहीं। सही। तो मीर के मोतक़िदीन तो हम भी हैं, आप भी हैं, और आने वाली नस्लें भी होंगी। लेकिन मुक़ल्लिद, सबसे बड़ा मुक़ल्लिद अगर मीर का कोई हुआ है तो वो फ़िराक गोरखपुरी है। मीर को जितना फ़िराक ने अपनाया है और जितना फ़िराक उसके करीब रहा है, उतना कोई दूसरा शायर अभी तक नहीं रहा। एक बात फ़िराक की एक बात जो शायर उनकी जो कंट्रीब्यूशन कही है वो ये कि उन्होंने गज़ल की रवायात की पासदारी करते हुए गज़ल की अल्फाज और मानी को जो वसअत दी है, उसके कैनविस को जो वसी किया है, वो भी उनका ख़ास कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि वो गज़ल को फ़ारसी की हुक्मरानी से निकाल के उर्दू की हुक्मरानी में लाए, हिंदुस्तानी
रंग अता किया, उसे ईरान से हिंदुस्तान लेके आए। जी ये भी फ़िराक का कंट्रीब्यूशन है। और आप फ़िराक के अशार पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने उसमें हिंदुस्तानियत को जितना यानी नुमायां संजोया किया है, है। हाँ, और फ़ारसी का के से जितना इज्तिनाब किया है वो सिर्फ उन्हीं का हिस्सा है। हर लिया है किसी ने सीता को, ज़िंदगी है कि राम का बनवास, ये उन्होंने कहा है। और जो उनके कोई सी भी शेर पढ़िए, ज़िंदगी है इक्का दुक्का सदाए जंजीर, जिंदा में शाम हो गई है, तो उनके यहाँ फ़ारसी का गलबा बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तानी अंदाज़, हिंदुस्तानी तहज़ीब, हिंदुस्तानी फ़िक्र और हिंदुस्तान का लबो लहजा है। गोया आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने रवायती जो अल्फाज थे हमारी उर्दू शायरी के, उनसे इज्तिनाब नहीं किया है, बल्कि उनको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है और उसको नए मानी अता किए हैं, जिसको हम जो जदीदियत की सतह तक आ जाते हैं। देखिए, जदीदियत तो बहुत बात की चीज़ है जी। फ़िराक की गज़ल तो ख़ुद जदीद गज़ल के ज़मरे में आती है, इसलिए कि उन्होंने रवायत से इन्हिराफ बिल्कुल नहीं किया। जी। उन्होंने गज़ल को गज़ल की तरह ही कहा है, उसकी तमाम तर रवायात के साथ, उसकी तमाम तर लफ्ज़ियात के साथ, लेकिन लफ्ज़ों के कैनविस को उसने बहुत वसी किया है। और फ़िराक की गज़ल में आपको ये बात हमेशा मिलेगी, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेता हूँ, तुझे ऐ ज़िंदगी में दूर से पहचान लेता हूँ। तो फ़िराक गज़ल को तो उन्होंने गज़ल की तरह कहा है, लेकिन गज़ल के कैनविस को वसी किया है। उसमें अल्फाज वही हैं जो गज़ल में मुस्तामिल रहे हैं, इल्ला फ़ारसी। जी। और उसके बावजूद उन्होंने उसकी मानवियत को में इजाफा किया है, उसके कैनविस को वसी किया है। जी, जैसे वो तेरा बख्ती नहीं जाती दिले सोजा की फ़िराक, हाँ। तो आज भी शम्मा के सर पर वो धुआं है कि जो था। तो आज तो भी अब ये शम्मा के देखिए सर पर सारे वो अल्फाज धुआं है कि जो था। जी। हाँ, इसके अलावा फ़िराक की शायरी पे एक इल्ज़ाम तो नहीं कह सकते, लेकिन कहा जाता है कि उनकी शायरी में कैफियत ज़्यादा है मानवियत के मुकाबले में। जी। पता नहीं आपका क्या ख्याल है, मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि कैफियत भी है और मानवियत भी है। सही। देखिए, मसलन उनका शेर है, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आकर रह गई। या उनका एक शेर है, ज़रा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, तेरे जमाल की दोशीज़गी निखर आई। अब ये तो ये मैं मानता हूँ ये कैफियत है, आपको मजरूकियाँ भी ये कैफियत मिलेगी। वो लजाए मेरे सवाल पर कि उठा सके न झुका के सर, गिरी जुल्फ चेहरे पे इस तरह कि शबों के राज मचल गए। जिगर का एक शेर है, मुझे ये वहम रहा मुद्दतों के जुर्रत शौक़, कहीं न खातिरे मासूम पर गरां गुजरे। लेकिन फ़िराक के सिलसिले में ये बात मैं नहीं मानता कि उन्होंने सिर्फ कैफियत की ही शायरी की और मानवियत को अहमियत नहीं दी, ऐसा है नहीं। फ़िराक की मानवियत भी है और कैफियत भी है। उन्वान गफ़लतों के हैं, फ़ुरक़त हो या विसाल, उन्वान गफ़लतों के हैं, फ़ुरक़त हो या विसाल, बस फुर्सते हयात फ़िराक एक रात है, बस फुर्सते हयात फ़िराक एक रात है। अब दौरे आसमां है न दौरे हयात है। ए दर्द हिज्र तू ही बता, ए दर्द हिज्र तू ही बता, कितनी रात है। अब दौरे आसमां है न दौरे हयात है। अच्छा, ये बताइए नसीम साहब कि ये रुबाइयात और ख़ुसूसन फ़िराक के यहाँ जो रुबाई का कंसेप्ट आता है, या जिस तरह से उन्होंने रुबाई का जो
मौज़ूआत थे उसमें उन्होंने हिंदुस्तानी तहज़ीब और कल्चर खुसूसन निस्वानी जमालियात को जिस तरह से इस्तेमाल किया है। देखिए फ़िराक का एक कंट्रीब्यूशन और है जी और वो ये कि वो महबूब को आसमान से उतार के ज़मीन पे ले आए हैं। फ़िराक के यहाँ इश्क जो है वो मजाजी हो जाता है। जी फ़िराक का महबूब या महबूबा जो है वो एक आम शख्सियत है, वो कोई माफ़ुकुल फितरत शख्सियत नहीं है। एक बात तो फ़िराक के यहाँ ये है कि उसने इश्क को उसके मजाजी मानों में ही यानी इस्तेमाल किया है इश्क को। दूसरी बात ये है कि आपने रुबाइयात का सवाल किया तो मैं अर्ज़ करूं कि रुबाइयात के सिलसिले में रुबाई बड़ा मुश्किल फ़न है। जी जोश साहब ने भी बहुत रुबाइयात कही हैं और सब शायरों ने बहुत सारे शायरों ने रुबाइयात कही हैं। रुबाई कहना बड़ा मुश्किल फ़न है, लेकिन फ़िराक ने रुबाई को एक नया रंग दिया। फ़िराक ने रुबाइयात को बिल्कुल हिंदुस्तानी रंग दिया और वो उसे देहात तक ले गए। और उन्होंने वही मैंने आप सर्च किया कि उनका महबूब जो है वो बिल्कुल एक आम इंसान है, वो कोई माफ़ुकुल फितरत या वो ऐसी शख्सियत नहीं है। और उनका इश्क भी मजाजी है। मोती कान रस का सागर है बदन, दर्पण आकाश का सरासर है बदन, अंगड़ाई में राजहंस तोले हुए पर, या दूध भरा मानसरोवर है बदन, या दूध भरा मानसरोवर है बदन। अब अगर आप देखें तो वो देहात तक ले गए हैं। वो रुबाई में पूरी हिंदुस्तानियत है, पूरा हिंदुस्तानी कल्चर है, पूरी हिंदुस्तानी तहजीब है जो उन्होंने रुबाई में समोई है। रुबाई में उन्होंने बहुत कुछ तब्दीली की है। उस रवायती पहले रुबाई के में जो रवायती ख़यालात बने तसव्वुफ़ था और दूसरी जमालियात भी थी, लेकिन फ़िराक की रुबाई टोटल एक तो हिंदुस्तानी रुबाई है, दूसरी है कि वो बिल्कुल मजाजी रंग में है। यानी तसव्वुफ़ का तसव्वुफ़ का वो सब फ़लसफ़ा गैर ज़रूरी नहीं बल्कि बराह रास्त हाँ, जी बिल्कुल। हाँ मुझे भी एक रुबाई याद आई कि आंसू भरे भरे वो नैना रस के, साजन कब है सकीते बस के, ये चांदनी रात ये बिरहा की पीड़ा, जिस तरह उलट गई हो नागिन डस के, जिस तरह उलट गई हो नागिन डस के। ये तो बहुत खूबसूरत रुबाई है। फ़िराक ने रुबाई में तो उन्होंने रूप की कोई सी भी रुबाई आप उठा के देखेंगे उसमें आपको हिंदुस्तान नज़र आएगा, उसमें आपको देहात नज़र आएगा, उसमें एक आम औरत नज़र आएगी। वो नहीं है कि सर्व कद है तो वो या आसमान से उतरी हुई फूल परी है, एक बिल्कुल आम सी शख्सियत आपको उसमें नज़र आएगी। यानी उनका महबूब जीता जागता सामने का है, जीता जागता सामने का महबूब है। और फ़िराक ने फ़िराक का इश्क बिल्कुल मजाजी है। फ़िराक के यहाँ आपको क्या ये इस तरह से ये संस्कृत शेरियात से मुतासिर नहीं उनके यहाँ है ये मसला? देखिए कालिदास वगैरह से। देखिए फ़िराक के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, वो संस्कृत तो पढ़े हुए नहीं थे, वो अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, लेकिन उन्होंने संस्कृत अदब का वाय अंग्रेज़ी ही मुताला किया है, वो डायरेक्ट नहीं किया है। लेकिन उससे वो हिंदुस्तानी तहज़ीब के अलमबरदार थे। हिंदुस्तानी तहज़ीब को और हिंदुस्तानी रवायात को अपनी शायरी का हिस्सा बनाना चाहते थे, ये सच है। मसलन उनका शेर आपने सुना होगा, शिव का विषपान तो सुना होगा, मैंने भी आए दोस्त पी लिया आंसू। तो उनकी यानी शायरी में आपको संस्कृत की शायरी का असर तो मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा ज़ाती ख़याल ये है कि उनकी शायरी पे अंग्रेज़ी शायरी का असर मिलेगा, क्योंकि वो अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे। और टेनिसन और शेले और बायरन और कीट्स वग़ैरह की जो रूमानी नज़में हैं उनका फ़िराक की शायरी पे बहुत असर है। और फ़िराक की नज़में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा भी होगा। मसलन वो नज़्म आपने पढ़ी होगी, आधी रात, शफ़क़ की आग में जल बुझ गया सितारे शाम, शबे सियाह ने गेसू ज़मीं पे फैलाए, मेरे ख़याल से अब 1 बज रहा होगा, अब इनकलाब की आमद में कितनी देर रही। मैंने पूरी नज़्म तो बहुत तवील है, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि उससे ज़्यादा संस्कृत से ज़्यादा अंग्रेज़ी का असर था उनकी शायरी पे। संस्कृत का इतना असर नहीं था जितना अंग्रेज़ी शायरी का था, लेकिन बाहर सूरत संस्कृत का असर उस हद तक था कि वो हिंदुस्तान की
तहजीब को उसका अपनी शायरी का हिस्सा बनाना चाहते थे और अपनी शायरी को पूरी तौर पे हिंदुस्तानी, वो इस बात के खिलाफ थे कि उसे ईरान ले जाया जाए या फारसी का, कामयाब हुए उसमें, मैं समझता हूँ, और उसमें कामयाब तरीन रहे। जी। वो बहुत कामयाब शायर थे। उर्दू पे उनका, हाँ, वो हिंदी शायरी से उर्दू को शायरी को करीब तरीन जो किया है वो फिराक नहीं किया है। जी जी, बल्कि हम लोग ये कह सकते हैं कि उनकी शायरी जो है वो कतई हिंदुस्तानी तहजीब और हिंदुस्तानी कल्चर से ही मुताल्लिक़ है। बिल्कुल, हिंदुस्तानी सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफ़िले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। अब ये एक अलग बात है कि वो हिंदुस्तान को मुख्तलिफ अक़वाम का एक मजमूआ समझते थे जी। और लेकिन हिंदुस्तानी तहजीब अपने आप में एक जुदागाना यूनिट के तौर पे उनके यहाँ मौजूद है। जी 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 जी। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि साहब ये फ़राक ने, जैसा उनका कहना था कि अगर किसी शायर के 100 शेर भी रह जाएं जिंदा तो यकीनन वो अमर हो जाता है। आप सोच लीजिए फ़राक के कितने शेर हैं जो ज़बान ज़द ख़ासवाम है। उम्र फ़राक ने यूं ही बसर की, कुछ गमे जाना कुछ गमे दौरा, या ज़रा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त तेरे जमाल की दोशीज़गी निखर आई, या वो शाम भी थी धुआं धुआं दिल भी था उदास उदास, और या ज़िंदगी राम का बनवास हो। जैसे वो इस किस्म के बहुत सारे अशार हैं जो लोगों को फ़राक की याद हैं। और तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं, ये तो ज़बान ज़द ख़ासवाम है ही। यकीनन फ़राक साहब जो हैं उनके यहाँ जो कैफियत है, जो मानी आफरीनी है, उससे हम कतई इनकार नहीं कर सकते। और आज फ़राक को हम याद करते हुए यकीनन महसूस करते हैं कि फ़राक को सैकड़ों साल तक ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि उनके अशार जो हैं ज़बान ज़द हो गए हैं, ज़रबुल मिसल बन गए हैं, और इसलिए हम फ़राक को कतई ख़त्म नहीं कर सकते। और फ़राक आने वाली नस्लों तक यकीनन ज़िंदा रहेंगे। इश्क मानू से जहाँ होता चला, रफ्ता रफ्ता इश्क मानू से जहाँ होता चला, खुद को तेरे हिजर में तन्हा समझ बैठे थे हम, उस निगाहे आशना को क्या समझ बैठे थे हम, कुछ इशारे थे जिन्हें दुनिया समझ बैठे थे हम। हाँ, ये बहुत खूबसूरत बात है। एक आर्टिस्ट को किसी मजहब और किसी पर्टिकुलर ग्रुप में तौलना नहीं चाहिए। देखिए खास कार्यक्रम अ डे विद सेलिब्रिटी, सूफियाना कथक गुरु टू क्रिएट अवेयरनेस which